वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आगे बढ़ते हैं यार हम लोग, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, है ना। कई प्रॉब्लम्स आई थी पिछले टाइम जब हम लोग सर्किट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि मैं इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करूंगा, बट चलो मैं इसको कैपेसिटर में डिस्कस कर लेता हूँ, और करंट का कॉन्सेप्ट भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। सिमिलर कॉन्सेप्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन कौन है, आपको पता है कि जितने भी नेम होते हैं तो साइंटिस्ट के नेम पे होते हैं। तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक सर्किट बनाया, और इस सर्किट की हेल्प से उन्होंने बेसिकली कैपेसिटर्स तो नहीं थे वहाँ पे, रेजिस्टेंस थे, और कैपेसिटर्स में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले लिखिए आप, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। इस पे बेस्ड एक डिवाइस होती है हमारी मीटर ब्रिज, जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको कैपेसिटेंस में समझाता हूँ, फिर इससे रिलेट करके मैं आपको रजिस्टर्स वाला समझाता हूँ कि कैसे काम होता है। तो देखो भाई, ये इस तरह का सिस्टम होता है कुछ, C1 C2 C3 C4, बीच में C5 लगा दिया, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, या एमीटर कह सकते हो। हालांकि गैल्वेनोमीटर थोड़ी सी करंट डिटेक्ट कर लेता है, एमीटर का काम होता है ज़्यादा करंट को मेजर करना। तो अभी मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है इस ब्रांच के बीच में, ये बैटरी लगी हमारी। इस पॉइंट में A लिख देता हूँ, ठीक है, इसमें B लिख देता हूँ। तो होता क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज में कि अगर आपका C1/C2 का रेशियो ये C3/C4 के इक्वल हो गया, है ना, तो उस कंडीशन में जो हमारा बीच का कैपेसिटर होता है ये हट जाता है, इसमें चार्ज नहीं जाएगा। अगर रेजिस्टेंस होता तो मैं बोल सकता हूँ R1/R2 इज R3/R4, तो बीच के रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाती। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई, कौन सी, C1/C2 इज C3/C4, तो इसमें चार्ज स्टोर नहीं होगा। चार्ज स्टोर क्यों नहीं होगा, सोच सकते हो आप, क्यों नहीं स्टोर होगा? क्यों? अगर इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो चार्ज स्टोर नहीं होगा। ठीक है, एक लाइन की डेरिवेशन है, ठीक है, बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगी। तो चलो पहले जो इसकी कंडीशन है उसको फुलफिल कर देते हैं। कंडीशन क्या है कि देयर इज नो चार्ज ऑन C5। लिखिए आप, इफ देयर इज नो चार्ज ऑन C5, तो अगर कोई भी चार्ज नहीं है, मैं इस पॉइंट को C बोलता हूँ, मैं इस पॉइंट को D बोलता हूँ, तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि VC एंड VD दे आर सेम। क्यों? अगर भाई यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो इस पर चार्ज ही नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी क्या कंडीशन हो रही है कि अगर इस कैपेसिटर पर चार्ज नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, चलो, चार्ज नहीं है तो यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया। अब अगर इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि अगर इसमें चार्ज जा ही नहीं रहा है, एक तरह से ये बस डमी की तरह लगा हुआ है, इसमें यहाँ से हटा देता हूँ ऐसे, है ना। तो अब आप देख सकते हो कि C1 एंड C3 आर इन सीरीज। क्यों? C1 एंड C3 जो है ये किस में हो गए, दे आर इन सीरीज, आपको दिख रहा होगा। और C2 C4 भी किस में हो गए, C2 एंड C4 भी जो है ये भी हमारे किस में, सीरीज में है। क्योंकि इसमें तो करंट जा ही नहीं है, इसमें चार्ज जा ही नहीं रहा है। तो जो चार्ज यहाँ से चलेगा ऐसे आएगा, जो चार्ज इसमें जाएगा वही चार्ज इसमें चला जाएगा, जो चार्ज इसमें जाएगा वही चार्ज इसमें चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस ब्रांच का कोई मतलब ही नहीं है, ये कुछ चार्ज को ले नहीं रहा है। चलो भाई, मैं एज्यूम करता हूँ कि इसमें चार्ज गया है Q, यहाँ से चार्ज आया, इस पे आ गया +Q, इस पे आ गया -Q। भाई यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे +Q और यहाँ भी -Q। अब इनके कैपेसिटेंस C1 C3 का अलग होगा, C2 C4 का अलग होगा। चलो मैंने यहाँ पे चार्ज भेज दिया Q डैश, दिस Q डैश, दिस -Q डैश। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसे आया तो यहाँ भी Q डैश और यहाँ भी -Q डैश। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि अगर मैं A से C जाऊँगा तो आप सबको पता है किरचॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग कि जब भी आप कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव जाते हो पोटेंशियल डिक्रीज करता है ना। जब भी आप कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव की जंप मारते हो, पोटेंशियल डिक्रीजेस। सिमिलरली अगर आप पॉजिटिव से निगेटिव जाते हो तो पोटेंशियल यहाँ भी डिक्रीज करेगा और निगेटिव से पॉजिटिव इंक्रीज करता है। ठीक है,
अभी मुझे पता है VC इज VD, VC इज इक्वल टू VD। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ VA माइनस VC किसके इक्वल होगा? A से C जाने में पोटेंशियल ड्रॉप करेगा कितना? Q बाई C1। भाई ये हाई पे है ना यार, यहाँ से चार्ज आ रहा है ना, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो A हाई पे C लो पे है, तो VA माइनस VC की वैल्यू जो होगी वो Q बाई C1 के इक्वल होगी। सिमिलरली अगर मैं A से D जाऊं, VA माइनस VD ये किसके इक्वल होगा? ये होगा Q डैश, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो A हाई पे है और D लो पे है, तो A माइनस D लिखूंगा मैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसको मैं लिखूंगा Q डैश बाई C2। ठीक है, क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। जितना VA माइनस VC है ना, एग्जैक्टली उतना ही कौन है? VC माइनस VD, सॉरी, जितना VA माइनस VC है उतना ही VA माइनस VD है, क्योंकि हमारे VC VD सेम है। इनको इक्वल मार देते हैं, हमारी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे Q बाय C1 इज इक्वल टू Q डैश बाई C2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, C से B या B से C चल लो, नेगेटिव साइन लिखने का मन नहीं कर रहा मेरा, आप भी मत लिखो। तो C टू B जाओगे तो नेगेटिव आ जाएगा, B टू C आओगे तो पॉजिटिव आएगा। अब मैं क्या करूंगा, B टू C आऊंगा, इधर मैं B टू D आऊंगा, तो यहां भी हमारी इक्वेशन बन जाएगी C और D सेम है। तो चलो भाई B से C चलते हैं, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, समझ रहे हो आप? तो आप B से C जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, या C से B जाएंगे तो डिक्रीज करेगा। चलो C से B चल लेते हैं ना, C से B चलते हैं। तो देखिए आप लिखेंगे VC माइनस VB, C हाई पे है, B लो पे है ना, तो कितना डिक्रीज आएगा बताइए आप? बात समझ आ रही है आपको? ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, जब मारोगे तो डिक्रीज आएगा। कितना डिक्रीज आएगा? दिस डिक्रीज Q बाई C3। फिर मैं D से B चला गया, फिर डिक्रीज आएगा। कितना डिक्रीज आएगा? ये VD माइनस VB जो डिक्रीज होगा ये होगा हमारा Q डैश बाई C4। Q डैश बाई C4 दोनों हमारे बराबर है। कौन? जितना VC माइनस VB है उतना ही VD माइनस VB है, दे आर सेम। इनको इक्वल कर देते हैं, तो एक इक्वेशन हमारी और बन जाएगी। कौन सी? इक्वल बनने के बाद Q बाय C3 इज इक्वल टू Q डैश बाई C4। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। देखिए दोनों मैंने इक्वेट मार दिया, किसको किसको लिख लेना आप, VC माइनस VB इज इक्वल टू VD माइनस VB, ये दोनों हमारे सेम कर दिए, तो इक्वेशन बन गई। अब आप फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो। जब आप फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड मारोगे ऊपर नीचे, है ना, देखिए क्या आएगा। इसको डिवाइड करने पे, है ना, डिवाइड मारिए आप Q बाई C1 बाय Q बाई C3 इज इक्वल टू Q डैश बाई C2 बाय Q डैश बाई C4। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि C3 बाई C1 इज इक्वल टू C4 बाई C2। क्या लिख सकते हो आप? C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4। ये कंडीशन कब आई है? ये कंडीशन तब आई है जब मिड वाले कैपेसिटर पे नेट चार्ज 0 था। समझे? इसको उल्टा क्या बोलेंगे? उल्टा ये बोलेंगे इफ क्या, इफ C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4 देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C5 इज 0, या उसमें कोई चार्ज नहीं आएगा। तो जब भी वीट, और अगर आपसे पूछता है कि भाई इसका नेट कैपेसिटेंस निकालो, व्हीटस्टोन ब्रिज का नेट कैपेसिटेंस निकालो, तो आपका डायग्राम बना हुआ है देखिए। तो आप क्या करेंगे, C1 एंड C3 दे आर इन सीरीज, है ना, दे आर इन सीरीज, एंड C2 एंड C4 ये भी हमारे सीरीज में हो जाएंगे और आपस में दोनों पैरेलल में, आपस में दोनों पैरेलल में। तो ऐसे यू कैन फाइंड ये हमारे C2 और C4 भी हमारे सीरीज में हो गए,
और आपस में पैरेलल में होंगे, ठीक है, तो आप उनका नेट का निकाल सकते हो, कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है ना, वो चीज़ ये है कि यहाँ से आप देख सकते हो C1/C3 भी C2/C4 आ रहा है। तो अब याद करने का तरीका है भाई, किसी को जो इजी लगे वैसे याद करो, है ना, कि अगर ये ऐसे कैपेसिटेंस है ना, ये तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो बीच वाला आपको रिमूव कर देना है, जब भी आएगा उसको हटा दो आप, ठीक है, या दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ठीक। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम यहाँ पे बैटरी, ये इंपॉर्टेंट इसको लिख लेना, अगर मैं बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, मतलब मैंने दोनों एंड चेंज कर दिए। पहले हमारी बैटरी कहाँ पे थी, पहले हमारी बैटरी थी इन दो पॉइंट्स के बीच में, है ना, और ये वाली बैटरी थी, यहाँ पे क्या था, गैल्वेनोमीटर था, ठीक है। अगर मैं बैटरी को यहाँ लगा दूँ ऐसे, किन दो पॉइंट्स के बीच में, क्या बोला था मैं आपको कि अगर यहाँ पे इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए, किसकी, बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, है ना, इन बैलेंस व्हीटस्टोन। बैलेंस का मतलब होता है कि अगर C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे सेटअप को बोलते हैं कि यार ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये पूरा सेटअप जो होता है C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, तो गैल्वेनोमीटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है ना, अगर मैं इसके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दूं ऐसे, इस सेटअप को बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन। अब इसके बीच में कुछ भी ला के रख दो, समझे ना, ऐसा नहीं कि C5 लगा था तो पूरा व्हीटस्टोन था, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि अगर C5 बीच में रखोगे तो उसमें नहीं होगा। ये अगर बैलेंस्ड है तो यार कुछ भी रख लो आप, है ना, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, उसमें करंट नहीं जाने की, उसमें चार्ज नहीं आएगा। अब मैंने आपको बोला कि यार ऐसा है, इसकी जगह लगा दो बैटरी यहाँ पे, ठीक है, और जहाँ बैटरी लगी हुई थी वहाँ पे लगा दो गैल्वेनोमीटर ऐसे, ठीक है। तो अभी भी देखो, अभी भी बैलेंस है, नहीं, देखो आप भाई, हमने क्या पढ़ा था कि अगर C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 है ना, तो अभी क्या सीन है बताओ, C2/C4, अगर C2/C4 की वैल्यू C1/C3 के इक्वल आ जाएगा तो इसमें करंट नहीं आएगा। तो क्या ऐसा है क्या, ऐसा तो था भाई, ऐसा तो था। अगर ऐसा था C2 को ऊपर ले जाओ, C3 को नीचे ले जाओ, तो देखो C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4 है। ये बात और ये बात दे आर आइडेंटिकल, दोनों सेम बातें हैं। तो इसका मतलब कि बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज करने पे जो हमारी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, समझ रहे हो, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की जो कंडीशन है वो दोनों टाइम पे मेंटेन रहती है, यहाँ भी। तो दोनों केसेस में इसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज की डिफरेंट तरह की शक्लें होती हैं, मतलब एक तो हमने एक नॉर्मल सर्किट ये देख लिया, और भी कितनी तरह की शक्लें होती हैं, उन शक्लों को देखते हैं कि भाई और किस तरह से इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स में यार ये दो तरह की फॉर्म्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बट एक्चुअली में ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखिए आप, जो आपकी एक्चुअल फिगर थी, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज की, ये ऐसे, ये हमारी फिगर थी ऐसे देखने में, ठीक है। अब आप देखिए, आप ये यहाँ पे, ये बीच में C5 था, ये C1 था, ये C2 था, ये C3 था, ये C4 था, ये C5, ये पॉइंट A था और ये B था। देखिए आप, ये दोनों फिगर बिल्कुल सेम है। अब कैसे पता चलेगा सेम फिगर से, A B, इस पॉइंट को मैं C बोल देता हूँ, जहाँ पे C1 एंड हो रहा है, ये पॉइंट हमारा C हो गया। जहाँ पे C2 एंड हो रहा है, इसकी सेकंड प्लेट, इसको मैं D बोल देता हूँ। अब ये D हो गया। अब आप देख लो, आप यहाँ पे A और C के बीच में C1 है,
यहाँ पे ए और डी के बीच में C2 है, यहाँ भी ए और डी के बीच में C2 है, C और डी के बीच में C5 है, C और डी के बीच में C5 है, C और B के बीच में C3 है, तो C और B के बीच में C3 है, अब B और D के बीच में C4 है, तो B और D के बीच में C4 है। ठीक है, तो ये अक्सर आपको क्वेश्चंस में, जेईई वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऐसी फॉर्म दी होती है, और जैसे आपको ऐसे फॉर्म दिखेगी तो ऐसे याद कैसे करना है इसको यार, ऐसे याद करना है कि 3 सीरीज में है ना, एक कैपेसिटर को जंप मार के यहाँ ज्वाइन कर दिया। देखो पहले से मतलब 2 कैपेसिटर को जंप मार के हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली इधर से भी हमने 1-2 कैपेसिटर्स को जंप मार के इधर से ऐसे ज्वाइन कर दिया। ऐसे आप याद रखेंगे कैसे, पहले 3 सीरीज में हो गए, पहले से एक कैपेसिटर को उठाया, 2 जंप मार के इधर ज्वाइन किया, इधर से उठाया एक कैपेसिटर को, 2 कैपेसिटर्स को जंप मार के इसको इधर ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये फिगर और ये फिगर बिल्कुल आइडेंटिकल है, और यही फिगर आती है मोस्टली, बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी आप कुछ ऐसा दिखे तो सोचो ये व्हीट स्टोन तो नहीं है। अब ये फिगर भी व्हीट स्टोन है, ये फिगर सेम है। देखो आप, अगर मैं इस ए को उठा के ऐसे उठाऊं, ए को यहां रख दूं ऐसे, तो ये जो पूरा इतना सर्किट है ना, ये वाला सर्किट ये अंदर चला जाएगा ऐसे। तो देखो आप, अगर मैं इसको उठा के ए को यहां रख दूं इस जगह, तो ये पूरा सर्किट अंदर चला जाएगा, सेम फिगर बन जाएगी। यह काम करो, इस पॉइंट ए को उठा के यहां रख लो, तो ये C1 C2 भी ऐसे बाहर आ जाएंगे। मैं इस पूरे को समझ लो ना, इस पूरे को यहां से ऐसे उठाया मैंने, उठा के यहां रख दिया ऐसे, तो ऐसा रखूंगा तो देखो एग्जैक्टली ये फिगर बन जाएगी। समझ गए? तो ये भी हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है। अगर C1/C2 C3/C4 हो गया तो इसमें करंट नहीं जाएगी। ठीक है, और इस पर बड़े आसान से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं इस पर, कि देखो कैसे व्हीट स्टोन याद रखना है। 1 2 3 सीरीज में 2 जंप करा के ऊपर से एक कैपेसिटर ज्वाइन कर दो, 2 जंप करा के कैपेसिटर ज्वाइन कर दिया, इधर से 2 जंप करा के एक कैपेसिटर ज्वाइन कर दो, लो ये बन गया। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 3 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 18 माइक्रोफैरड, इसको ले लो आप 9 माइक्रोफैरड, और इसको ले लो आप कितना, दिस इज 18 माइक्रोफैरड, और ये हमारा हो गया 24 माइक्रोफैरड। फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, मुझे ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो दिख रहा है यार कि ये व्हीट स्टोन है, 3/6 इज इक्वल टू 9/18, रेशियो सेम आ गया। तो मुझे पता है इस केस में मुझे बीच वाले से कोई मतलब नहीं, इसको हटा दो सर्किट से, इसको सर्किट से हटा देते हैं, इसको यूज़ ही नहीं करते हैं, ये हट गया। 3 9 सीरीज में आ गए, तो 3 and 9 इन सीरीज, 3 9 हमारे सीरीज में हो गए, और 6 18 ये हमारे सीरीज में हो गए। जो इनका सीरीज आएगा वो आपस में पैरेलल में होगा, और इस तरह से यू कैन फाइंड नेट कैपेसिटेंस। नेक्स्ट देखते हैं यार कि व्हीट स्टोन ब्रिज जो है, अगर हमारे रेजिस्टेंस होते हैं तो कैसे काम करता है। सब कुछ सेम रहता है, और ये डेरिवेशन बोर्ड में आती है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए वही कहानी यहाँ भी है कि if R1/R2 is equal to R3/R4, then potential across C and D will be same and there is no current through R5। तो इसको उल्टा प्रूफ करते हैं। पहले मान लेते हैं यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C and D सेम एंड देयर इज नो करंट इन R5। पहले मान के चलते हैं कि भाई R5 में कोई करंट नहीं आ रही है। ठीक है, तो एज्यूमिंग दैट लिखे आप, देयर इज नो करंट अक्रॉस CD। नो करंट अक्रॉस CD मतलब आप समझ गए ना, इफ नो करंट अक्रॉस CD VC इज इक्वल टू VD। अगर VC इज इक्वल टू VD हो गया तो क्या होगा भाई, यहाँ से करंट आएगी, इसमें एज्यूम करते हैं I करंट जा रही है, तो यहाँ तो कोई करंट जा ही नहीं रही है, इसको ऐसे हटा देते हैं, नो करंट। तो यहाँ भी I करंट होगी। अगर इसमें I डैश करंट जा रही है तो यहाँ भी आपको पता है I डैश करंट होगी। ठीक है, अब वही कहानी पुरानी वाली
पहले मैं लिखूंगा वी ए माइनस वी सी। करंट कहाँ से मूव करती है? करंट मूव करती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ये हाई पे होगा, ये लो पे होगा, तो वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू आई आर वन। समझे आप? आई आर वन। करंट हाई टू लो फ्लो करती है, ए हाई पे होगा, डी लो पे होगा, तो वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू आई डैश आर टू। जितना पोटेंशियल सी का है उतना ही पोटेंशियल डी का है, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, इसलिए वी ए माइनस वी सी इज वी ए माइनस वी डी। वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी डी, और यहाँ से पता चलता है कि आई आर वन इज इक्वल टू आई डैश आर टू। ठीक है, फिर अब ये वाली ब्रांच पकड़ते हैं। इधर करंट हाई टू लो चलती है, सी हाई पे बी लो पे, तो वी सी माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर थ्री, और वी डी माइनस वी बी इज इक्वल टू आई डैश आर फोर। दोनों सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि हमारे दोनों सेम है, सी और डी, इसलिए वी सी माइनस वी बी इज इक्वल टू इक्वल टू वी डी माइनस वी बी, और यहाँ से पता चलता है कि आई आर थ्री इज इक्वल टू आई डैश आर फोर। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं। डिवाइडिंग 1 and 2, तो डिवाइडिंग 1 and 2 हमको पता चलेगा कि आई से आई कैंसिल हो जाएगा, आई डैश से आई डैश, यहाँ पे आई डैश से कैंसिल हो जाएगा, टू गेट आर वन बाई आर थ्री इज इक्वल टू आर टू बाई आर फोर। ये भी कंडीशन होती है, ठीक है, अपॉन आर फोर, या फिर ये इजी करना, ये याद करना ज़्यादा इजी, दिस बाई दिस टू दिस बाई दिस, आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई तो इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगी। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और फिर वही कहानी कि अगर हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है ना, अगर ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है और यहाँ पे मैं इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दूँ, गैल्वेनोमीटर होता है करंट मेजर करने के लिए, है ना, तो मैं यहाँ पे लगा दूँ गैल्वेनोमीटर, इस जगह बाहर ऐसे, मतलब इसके बीच में लगा दूँ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और जहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, है ना, उन दो पॉइंट्स बीच में बैटरी लगा दूँ मैं ऐसे। तो अभी भी आप देख सकते हो कि अगर ये ऐसे कर दूँ मैं सिस्टम, तो अभी भी R2 बाई R4 इज इक्वल टू R1 बाई R3। यहाँ से भी देख सकते हो आप, R2 बाई R4 इज R1 बाई R3, R1 बाई R2 इज R3 बाई R4। ये सब बातें सेम है। इस कंडीशन में भी मेरा व्हीट स्टोन बैलेंस्ड होगा, तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। इस पे जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको लाइव क्लास में सारी प्रैक्टिस कराऊंगा प्रॉब्लम्स की।